हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआराम आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आज हम देखने वाले हैं 8 सितंबर के करंट अफेयर्स को। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो देखते हैं पहले कुछ टॉपिक्स को। तो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग टॉपिक्स क्या रहेंगे आज के। बाडागाज एक ट्राइब है, समझेंगे इसको हम। ब्लड मून, ये रिलेटेड किससे है? लूनर इक्लिप्स से, चंद्र ग्रहण से। एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसको देखेंगे। सम प्लेसेस विद रिस्पेक्ट टू इजराइल, कुछ ऐसे नए प्लेसेस का नाम आया है पेपर में जो कि इजराइल से संबंधित है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, इसको देखेंगे। फिर पैरोनोडोज पैराडॉक्स, ये होता क्या है, ये किस चीज़ से संबंधित है, इसको पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। देखो तो मेंस के रिगार्डिंग आज जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो है, डिस्कशन होगा इस चीज़ पे कि भारत क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ओके, और आपने देखा होगा लेटेस्ट जो अभी रिपोर्ट आई है लेटेस्ट क्वार्टर की, उसमें जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है हमारा। इन सब चीज़ों के बावजूद जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जिस रूप से बढ़ना चाहिए बढ़ नहीं रहा है, उल्टा घट रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, आई थिंक 25 अगस्त का लेक्चर था हमारा। उसमें देखा था हमने कि भारत में हमने एक सेगमेंट को डिस्कस किया था कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना अपने देश में, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसको समझा था हमने वहाँ पे। इस सेगमेंट में देखेंगे हम कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 338A। तो देखो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे हम शॉर्ट फैक्ट्स को, फिर जल्दी जल्दी देख के हम जाएंगे मेंस के डिस्कशन पे। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है किसके संदर्भ में है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ट्राइब्स इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है लगातार अपने इन लेक्चर्स में कि 3-4 कारण की वजह से ट्राइब्स न्यूज़ में। पहला कारण क्या है, अंडमान निकोबार में कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं डेवलपमेंट के, वहाँ पे जो ट्राइब्स लोग रहते हैं उनकी कुछ समस्याएं हैं जो न्यूज़ में अक्सर आते रहती हैं, हमने देखा भी है उन चीज़ों को, उसके कारण से। सेकंड कारण क्या है, जो पीवीटीजेज हैं, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि अपकमिंग सेंसस जो होने वाली है उसमें ऐसा सोचा जा रहा है इस चीज़ पे कि अगर हम सेंसस करें पीवीटीजेज का तो अलग से करें, मतलब उनकी एक अलग से एक कैटेगरी बनाई जाए ताकि जो प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं उनके लिए, जो स्कीम्स लाते हैं उनके लिए, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। थर्ड देखा था हमने एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस किए गए सिलेबस में, उसके रिगार्डिंग भी कुछ ट्राइब्स न्यूज़ में थे। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है, ट्राइब्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो तो ये जो आर्टिकल 338A है किससे आया था, 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, इफेक्टिव कब से हुआ ये चीज़, तो 19 फरवरी 2004 से। ठीक है, कॉम्पोजिशन चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर्स। ठीक है, इसके देखिए बताया गया है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के होंगे, जो वाइस चेयरपर्सन होंगे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक के होंगे, मेंबर्स में कहता है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट के रैंक के होंगे, और इनको सभी को अपॉइंट कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति। इसमें टर्म आता है एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसको हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, ये होता क्या है। और इसका मतलब समझिए आप, इनको हटाने का, अपॉइंट करने का किसके पास अधिकार है, राष्ट्रपति के पास। इनके टेन्योर क्या है, 3 साल। इसका मतलब ये भी है कि ये किसको रिज़ाइन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये देखो एक छोटा सा एक नोट है, ये जो बॉडी है ना इसका कोई बाइंडिंग रूल नहीं होता है। अगर ये कुछ कहती है तो एडवाइजरी उसका नेचर होता है, मतलब वो सलाह देती है, कोई लॉ नहीं बना देती है। ठीक है, तो क्या है 89th अमेंडमेंट एक्ट। कॉम्पोजिशन देखा हमने, अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। हटाते कौन है, प्रेसिडेंट। इनको इस्तीफा देना है, किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। इनका नेचर कैसा है, एडवाइजरी एंड रिकमेंडेटरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो 2 नाम दिया गया है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आप जब देखोगे ना इसराइल के रिगार्डिंग जो न्यूज़ आती है उसमें हमेशा कॉमन जगह का नाम दिया रहता है, वही से घिसा पिटा नाम। बट ये आज के आर्टिकल में छोटा सा आर्टिकल आया था, कुछ हमला कहीं किया गया है, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक देखिए रमोन एयरपोर्ट है, एक एलियट, रमोन एयरपोर्ट, एलियट, ये कहाँ है, दोनों इसराइल में है। एलियट एक सिटी है, एक पोर्ट टाउन है रेड सी में। आप यहाँ देखोगे, इसमें अगर यहाँ देखोगे, यहाँ देखो दिख रहा है यहाँ, ये है इलियट या एलेट, जैसे भी प्रोनाउंस करिए इसको आप। तो ये बेसिकली कहाँ, इजराइल में है। आपको क्या करना है, आपके लिए देखिए इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो भी कंट्रीज़ रेड सी को बॉर्डर करती हैं, मैं आपको दे रखा है हमने, आपको करना क्या है, जो भी कंट्रीज़ रेड सी को बॉर्डर करती हैं, आपको यहाँ पे इस PDF को डाउनलोड करो, यहाँ पे उसका नाम लिखो। कैसे लिखना है, सीक्वेंस में, नॉर्थ टू साउथ कौन कौन से हैं, इस साइड में कौन है,
राइट साइड में कौन है, ठीक है, देखना है इस चीज़ को। और इम्पॉर्टेंट जो टाउन्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटीज़ हैं जो कि रेड सी पे बसी हुई हैं, आपको उसका पता होना चाहिए। तो रेमोन एयरपोर्ट इज़राइल में है, इलियट का है, सिटी है, एक पोर्ट टाउन है, रेड सी में, कहाँ का है, इज़राइल का है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कहता है बडागाज। बडागाज क्या है, ये एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी है, कहाँ की, तमिलनाडु की बेसिकली। इंडिजीनियस कहते हैं, इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है, जो विदेश से नहीं लाई गई है, हमारी अपनी है। तो ये जो टर्म दिया गया इंडिजीनियस, इस ट्राइब के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 2-3 साल पहले कंट्रोवर्सी आई थी एक, उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि इंडिजीनियस नहीं है, काफ़ी लेट से आए थे, तो वो हमारे काम का नहीं। बट हमें जानना है कि ये ट्राइब बार बार न्यूज़ में रहता है, अभी न्यूज़ में क्यों था, तो इनको ना इनके पास पहले क्या था, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा था, पहले ये शेड्यूल्ड ट्राइब थे, अब ये नहीं है। बहुत टाइम पहले इनको उस चीज़ से हटा दिया गया। तो इनका डिमांड रहता है हमेशा शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए इनको वो दर्जा मिल जाए। आपको क्या करना है, आपको देखना है, कुछ जानकारी होनी चाहिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब कोई अगर होता है तो उसको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बेनिफिट्स वो क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, तो बेसिकली जो नीलगिरी हिल्स वाला एरिया है ना वहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब ये केरला कर्नाटका में भी हैं, बट मोस्टली कहाँ, तमिलनाडु में रहते हैं। जो नीलगिरी हिल्स वाला एरिया है वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। करते क्या है, मेनली टी कल्टीवेशन, किस चीज़ में इन्वॉल्व है, ये टी कल्टीवेशन में इन्वॉल्व है। अर्लियर दे हैड स्टेटस ऑफ बीइंग शेड्यूल्ड ट्राइब, अब उनका जो स्टेटस है उसको हटा दिया गया है। लैंग्वेज उनका जो है बडागा, सेम नाम है तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी, कन्नड़ लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। हत्तीज़ एक टर्म है, हट्टीज़ या हत्तीज़ जो बोलिए, वो क्या है, ट्रेडिशनल बडागा विलेज या हैमलेट, जो जहाँ पे रहते हैं बडागाज, झोपड़ी में हो गया या फिर घर हो गया, उसको हट्टीज़ कहते हैं। तो क्या देखा हमने, बडागाज क्या है, इंडिजीनियस भारतीय ट्राइबल कम्युनिटी है तमिलनाडु की। आपको ध्यान क्या रखना है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं हैं, पहले थे, अब इनको हटा दिया गया है। इनकी डिमांड रहती है हमेशा कि हमें एसटी का दर्जा फिर से मिल जाए। फिर ये बेसिकली कहाँ पे रहते हैं, नीलगिरी वाले क्षेत्र में रहते हैं। टी कल्टीवेशन, चाय का जो कल्टीवेशन होता है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं ये। इनका लैंग्वेज कन्नड़ भाषा से जुड़ा हुआ है। हट्टीज़ क्या होता है, ट्रेडिशनल बडागा विलेज या हैमलेट। अब देखो यहाँ पे छोटा सा एक न्यूज़ है, इसको देखो, ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पेपर में काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल था, लेकिन हमारे काम का बस यही है। NH2 देखो, मणिपुर भी न्यूज़ में रहता है, असम भी न्यूज़ में रहता है, ठीक है, मिज़ोरम भी न्यूज़ में था, अभी सायरांग जो रेल लाइन बिछी है उसके लिए। तो NH2 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम अभी लगातार देख रहे हैं इस चीज़ को कि हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि US ने टैरिफ लगाया, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी कम करनी है हमको। तो हम कहाँ तेज़ी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जो एशियन हमारे काउंटर पार्ट्स हैं उनके तरफ, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज स्पेशली हैं उनसे हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा कनेक्शन स्थापित करना पड़ेगा। इसके लिए हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के थ्रू कनेक्टिविटी को डेवलप करना पड़ेगा। किसके लिए, ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के लिए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए। तो इसके लिए ये NH काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम कहाँ से पास करता है, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। आपको ध्यान रखना है, ये NH बार बार न्यूज़ में रहता है, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, मिज़ोरम, असम, किसी भी जब राज्य की बात आती है, कुछ वहाँ पे होता है, तो ये NH न्यूज़ में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कुछ खास इसमें है नहीं, नाम इसका कहता है पैरानोडोज पैराडॉक्स। तो एक बेसिकली एक इसमें स्कीम बताई गई है, एक थियरी है, इसमें कहता है कि 2 लूजिंग स्ट्रैटेजीज़, अगर 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं, अगर उनको इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं हम, मतलब अकेले अकेले अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो हमें लूजिंग, मतलब हमें हार का सामना करवा रही हों। बट उन दोनों स्ट्रैटेजीज़ को अगर हम मिक्स कर देते हैं, एक कॉम्बिनेशन में ले आते हैं, तो हो सकता है कि हम जीत जाएँ। एक सिंपल सी थियरी है, में भी कहीं पूछ दिए प्रीलिम्स में। देखो इसका मोटा मोटा मतलब क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है, वैसी पॉलिसीज़, वैसी स्कीम्स, वो मतलब ब्रॉडर टर्म्स में देखा जाए, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि डोंट वर्क अलोन, कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी स्कीम, कुछ भी स्ट्रैटेजी जो कि अकेले वर्क नहीं कर पा रही है, मे सक्सीड इफ़ कंबाइंड। अगर वैसी अदर पॉलिसीज़ को हम आपस में मिला देते हैं तो उनसे ऐसा हो सकता है वो सक्सेसफुल बन जाएं। किसने दिया था, जुआन एम प्राडो। यहाँ देखो क्या दिया गया है, हाँ, ये बेसिकली गेम थियरी का एक आइडिया है। गेम थियरी क्या है, गेम थियरी क्या है, देखो गेम थियरी का मतलब होता है एक मैथमेटिकल और स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रक्चर बताता है ये, वेयर आउटकम ऑफ ईच पार्टिसिपेंट, जो लोग किसी गेम, सपोज कर कोई गेम चल रहा है, वहाँ पे खेल रहे हैं या कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट लोग होते हैं। तो कहता है कि ऐसी कोई स्थिति जहाँ पर आउटकम, जो रिजल्ट है
वो किसी एक पार्टिसिपेंट के, किसी एक आदमी के सोचने पर निर्भर ना करे, बल्कि कहता है अदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजीज रहती है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गेम थियरी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट है ब्लड मून। ब्लड मून क्या होता है? एक फेनोमेनन है जिसमें कि चंद्रमा रेड दिखता है, रेडिश दिखता है। कब? जबकि टोटल लूनर इक्लिप्स होता है। टोटल लूनर इक्लिप्स होता है, इसका मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण जब होता है तभी ये चीज़ देखने को मिलता है। व्हाट इज़ पूर्ण चंद्र ग्रहण? तो सिंपल देखते हैं व्हाट इज़ चंद्र ग्रहण। लूनर इक्लिप्स क्या होता है? तो सन है, ये मून है, इसके बीच में अर्थ आ गया। सिंपली देख रहे हैं, एक लाइन में आ गया तो मून पे इस अर्थ की छाया पड़ रही है। अब देखो व्हाट इज टोटल लूनर इक्लिप्स। यहाँ देखो कहता है मून मूव्स इनटू इनर पार्ट ऑफ शैडो ऑफ अर्थ और अम्ब्रा। अम्ब्रा क्या होता है? जो कोर, शैडो का जो छाया पड़ती है इसका सेंटर, एकदम कोर पे उस एरिया में मून पहुंच जाता है जहाँ पे कि अर्थ के शैडो का सेंटर है। ठीक है, मतलब मून पूरे तरीके से उस शैडो के भीतर आ जाता है। जिससे क्या होगा देखो, ओनली लाइट रीचेज द मून सरफेस इज फ्रॉम एजेस ऑफ अर्थ एटमोसफेयर। इससे होता क्या है कि मून पे तो छाया शैडो आ गया, तो थोड़ा बहुत जो लाइट वहाँ पहुँचता है सरफेस पे उसके, वो कहाँ से आएगा? अर्थ के एटमोसफेयर से गुजरते हुए आएगा। जिससे क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं अर्थ के एटमोसफेयर में वो क्या करेंगे? स्कैटर कर देंगे ब्लू एंड वॉयलेट लाइट को। मोस्टली आपको बताना है कि ब्लू एंड वॉयलेट लाइट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्कैटर क्यों होते हैं, आपको बताना कमेंट सेक्शन में कि वाई ब्लू लाइट वॉयलेट लाइट जो है सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग नेचर का क्यों उनका होता है। ठीक है, देखो फिर हमने क्या देखा, जो लाइट है अर्थ के एटमॉस्फेयर से छन छन के आ रही है मून पे थोड़ी बहुत, उसमें क्या हो रहा है कि जो ब्लू लाइट है, जो वॉयलेट लाइट है, वो स्कैटर हो जा रहा है, फैल जा रहा है। ठीक है, रिमेनिंग जो बचा कुचा लाइट है वो कहता है रिफ्लेक्ट्स ऑन टू द मून सरफेस, जिससे कि रेड अपीयरेंस एक आता है। तो ब्लड मून क्या है? बेसिकली एक चंद्र ग्रहण की स्थिति है, एक फिनोमेनन है जिसमें कि जो मून है वो रेड रेड दिखता है। जब भी टोटल लूनर इक्लिप्स होगा तो ये देखने को मिल सकता है। इसमें कहता है कि रेडनेस जो इसका है, जो रेडनेस है वो डिपेंड करता है कि मून कितना अम्ब्रा के भीतर आया है, शैडो के कौन से रीजन में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब पहुंच चुके हैं हम मेंस के डिस्कशन वाले टॉपिक पे। इसका नाम क्या है? फॉरेन कैपिटल क्वेश्चन। इसमें ये बेसिकली एक आर्टिकल है जो कि 8 तारीख के पेपर में इंडियन एक्सप्रेस में आया था। इसमें डिस्कस करा गया है कि इंडिया जो है वो एक तेज़ी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी है ना। यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हो रही है। इन सब चीज़ों के बावजूद जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उल्टा डिक्लाइन कर रहा है। हमने 25 अगस्त के लेक्चर में देखा था, डिस्कस किया था इस चीज़ को कि भारत क्या है? कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। इसका मतलब खपत ज़्यादा है, सेविंग्स कम है। हाँ, तो उसमें देखा था हमने कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो घरेलू, जो इंडियन निवेशक हैं, वो भी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश करी, पीएलआई स्कीम लेकर के आया, टैक्स में कट किया, बहुत चीज़ों की सुविधाएं दी, लेकिन तब भी जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उसमें देखा था हमने कि भारत में जो ऐसे कंजम्पशन ड्रिवन का मतलब क्या है? हम ज़्यादा खर्च करते हैं। तो अगर कोई ले मैन है उसको क्या लगेगा? कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है तो मार्केट में पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो पैसा तो इन्वेस्टर्स के पास जाएगा, ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो उस केस में क्या है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हैं वो उस तरह के डिमांड पे भरोसा नहीं करते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में तेज़ी से ऊपर आती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में जो कंजम्पशन है उसका जो डिमांड है वो क्यों बढ़ रहा है? ये हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, मुफ्त में ये दे दो, कम दाम पे ये दे दो, कुछ कुछ अदर स्कीम्स होती हैं लाइक जैसे मनरेगा है, मतलब ऐसे स्कीम्स जो कि शॉर्ट टर्म में हमको या तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं या तो कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, उससे डिमांड हम बढ़ा दे रहे हैं। तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो उन डिमांड पे भरोसा नहीं करते। उनको लगता है गवर्नमेंट ने अगर स्कीम को बंद कर दिया या सरकार बदल गई तब क्या होगा, हम अगर नया कुछ पैसा लगाते हैं, अपने इंडस्ट्री को फैलाते हैं, तो वो तो मेरा बेकार हो जाएगा स्कीम बंद होने के बाद। ठीक है, इस सेक्शन में देखेंगे हम कि उसमें देखा था कि वाई इज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्रीजिंग। इसमें देखेंगे हम कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, उसका क्या कारण है? वहाँ पे कारण क्या था? स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हो रहे थे भारत में। क्यों? क्योंकि आप शिक्षा नहीं दे रहे हो, आप एक प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट नहीं कर रहे हो लॉन्ग रन के लिए, आप शॉर्ट टर्म पे फोकस कर रहे हो, पैसे दे के लोगों को डिफरेंट अनाज दे के ये करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, हमें क्या करना चाहिए? स्ट्रक्चरल चेंजेस करने, लाइक आप अच्छी शिक्षा दो लोगों को, हेल्थ पे ध्यान दो, आप इंफ्रा पे ध्यान दो। धीरे धीरे क्या होगा? समय बढ़ेगा, चीज़ें अपना सर दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम कि इंडिया जो है वो एक तेज़ी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था है, तब भी फॉरेन कैपिटल यहाँ पे क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा है?
ऐसी क्या समस्याएं हैं जिससे जो विदेशी निवेशक है वो भारत में अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, देखिए देखते हैं, चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से। इसमें कहता क्या है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। इंडिया क्या है, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कौन कहता है, तो डाटा दिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि 2021 से 24 की अगर बात करी जाए, इन सालों की बात करी जाए, तो इंडिया का क्या था एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2%। ठीक है, कौन कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। आप इसको मेंस के एग्जाम में यूज़ कर सकते हो डेटा के रूप में। बाकी देखिए वियतनाम है, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सबका डेटा दिया गया है, काफ़ी कम है भारत से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर अब बात करते हैं अपनी डोमेस्टिक डाटा की, तो जीडीपी जो ग्रो किया है अभी लेटेस्ट क्वार्टर में, अप्रैल से जून 2025 की बात करें तो 7.8%, अच्छा खासा ग्रोथ है। ओके, जो कि एक्सपेक्टेड काफ़ी कम था, उससे ज़्यादा हुआ है। चलो नेक्स्ट कहता है, इम्प्रेसिव, सब कुछ बहुत अच्छा है, हाउएवर, लेकिन डोंट सीम टू बी रिफ्लेक्टेड इन फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज रिसीव्ड बाय कंट्री। जितनी हमें कहता है कि विदेशी इन्वेस्टमेंट जो भारत में आना चाहिए था, इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उनको अपना अनुमान लगाते हैं कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट भारत में सरकार क्या कर रही है, ये भी कोशिश कर रही है कि जो क्लियरेंस मिलता है इन्वेस्टर्स को वो तेज़ी से मिल जाए, उनको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इन सब चीज़ों के बावजूद इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, देखो कहता है यहाँ पे, देखो डेटा दिया गया है एक, कहता है FPI जो है ड्यूरिंग लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स, नेट FPI, नेट देखिए, नेट जब शब्द आता है, नेट का मतलब होता है कि जितना बाहर गया जितना भीतर आया, उन दोनों का बैलेंस क्या होता है। ठीक है, इसमें कहता है FPI पुल्ड आउट, कहता है जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा पैसा जो ऑलरेडी वो इन्वेस्ट कर रखा है उन्होंने, उसको बाहर निकाल रहा है। वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडिया में, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, बट नेट की बात करें अगर हम, तो जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में, उससे ज़्यादा वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड पैसा को निकाल रहे हैं। ठीक है, ये फैक्ट है। आगे देखो, यहाँ पे ये भी कहता है कि इंडिया में ऐसा तो नहीं कि कैपिटल बहुत ज़्यादा है, अब जगह नहीं इन्वेस्ट करने का, नहीं, इंडिया इज़ कैपिटल स्टार्व कंट्री, इंडिया को कैपिटल की ज़रूरत है, तब भी कैपिटल नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब डिफरेंट अप्रोचेस बताया गया है यहाँ पे। अब देखो कहता है, देखो इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करो। यहाँ पे कहता है कि कैपिटल इनफ्लो में हम किस चीज़ को काउंट करेंगे, भारत में कैपिटल आ रहा है विदेश से, इसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में। देखो इसको डिस्कस हमने यहाँ पर किया है, यहाँ देखो सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो पेपर में दिया गया है कैपिटल इनफ्लो का मतलब इनफ्लो, आना। ठीक है, उसमें कुछ कंपोनेंट से पहला कहता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सिंपल हम जानते हैं FDI FPI है, इसको पढ़ रखा है हमने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट कहता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ये देखो बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, आपको पूछ देगा एग्जाम में कि इज ECB इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग पार्ट ऑफ कैपिटल इनफ्लो, आप वहाँ कंफ्यूज कर जाओगे, तो यस, कैपिटल इनफ्लो का पार्ट है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ठीक है, एक सेकेंड। तो व्हाट इज ECB, ECB होता क्या है, ECB का मतलब क्या है, लोन्स। हम भारतीय कंपनी अगर किसी विदेशी बैंक से, विदेशी प्राइवेट एंटिटी से लोन ले रहे हैं, किस चीज़ के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, खाने के लिए नहीं, कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ठीक है, वो भी किसका पार्ट हो जाएगा, कैपिटल इनफ्लो, भारत में जो कैपिटल आ रहा है उसी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको गाइड कौन करता है, तो फेमा देखा था हमने, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, इसको हमने वहाँ भी पढ़ा था जब हम रिगार्डिंग PMLA पढ़ रहे थे। इसको रेगुलेट कौन करता है, RBI। ठीक है, इसको ऐसे देखिए कि अगर हम या तो लोन लेके कैपिटल ला रहे हैं, ठीक है, नहीं तो फॉरेन कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, दोनों को इसका पार्ट हो जाएगा, कैपिटल इनफ्लो का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो अब कहता है कि ये किस करेंसी में इसको करते हैं ECB को हम, तो इंडियन रुपी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, फ्री कन्वर्टेबल एनी करेंसी, जो भी करेंसी कन्वर्टेबल है, जो फॉरेन करेंसी, मतलब मोटा मोटा देखो कि इंडियन रुपीज़ में भी हम लोन ले सकते हैं और जो फॉरेन करेंसीज हैं उसमें भी हम लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट कहता है एक्सटर्नल असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सिंपली सहायता, हेल्प करना। ठीक है, सहायता, तो फॉरेन एड्स हो गया, ग्रांट्स हो गया, किस रूप में, तो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, ADB है, डिफरेंट अदर संस्थाएं हैं जो कि कम इंटरेस्ट रेट पे आपको बहुत मिनिमल रेट पे लोन देती हैं, उसको कहते हैं हम असिस्ट करना, असिस्टेंस, वो भी किसका पार्ट हो जाएगा, कैपिटल इनफ्लो का ही पार्ट है। नेक्स्ट कहता है NRI डिपॉजिट्स, कौन होते हैं NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ओके, ये अगर कुछ डिपॉजिट करते हैं भारत में, कुछ डिपॉजिट करते हैं, वो भी किसका पार्ट होगा, कैपिटल इनफ्लो का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो इंडियन बैंक्स अलाउ NRIs टू मेंटेन अकाउंट्स। ठीक है,
हमारे जो भारतीय बैंक हैं वो ये चीज़ को अलाउ करते हैं, जो एनआरआईज हैं वो भारत में बैंक अकाउंट वगैरह खोल सकते हैं, ठीक है। अब ये किस करेंसी में करेंगे? जो एनआरआईज हैं वो तो विदेश में रहते हैं, वहाँ पे कमाते हैं, तो किस करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे? भारत में डिपॉजिट करेंगे। तो या तो फॉरेन करेंसी में कर सकते हैं, नहीं तो रुपीज़ में कर सकते हैं जो हमारी करेंसी है। तो एक देखिए एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, ये जो दो अकाउंट है ना, ये किसके संबंधित है? कोई एनआरआई जिसका कि भारत में अकाउंट है, जो कि डील करता है डोमेस्टिक करेंसी से, इंडियन रुपीज़ में डील करता है, तो या तो एनआरई अकाउंट खोलेगा वो, एनआरओ अकाउंट खोलेगा। अगर फॉरेन करेंसी में डील करना है किसी एनआरआई को तो एफसीएनआर अकाउंट वो खोलता है। यहाँ देखो, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट्स, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, ठीक है। एनआरई क्या है? नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। एनआरओ क्या है? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। तो एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट किसका है? जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं जो कि भारत में अपना अकाउंट चलाते हैं, जो कि डोमेस्टिक करेंसी में डील करता है। एफसीएनआर क्या है? जो एनआरआईज हैं जो भारत में अकाउंट उनका है, किस में डील करता है? फॉरेन करेंसीज में, ठीक है। तो देखिए हमने मोटा मोटा क्या देखा यहाँ पे, जो भारत में कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, कितने कंपोनेंट्स हैं उसके? फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहला, दूसरा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, तीसरा है एक्सटर्नल असिस्टेंस, चौथा है नॉन रेसिडेंट इंडियन डिपॉजिट। ये सभी कैपिटल इनफ्लो के पार्ट हैं, ठीक है। देखो एक टर्म दिया गया है हेडलाइन जीडीपी, एक आर्टिकल में देखोगे इस एक टर्म दिया गया है हेडलाइन जीडीपी। ये होता क्या है? देखो सिंपली इसका ले मैन टर्म्स में क्या मतलब होता है कि देखिए हेडलाइन क्यों बोलते हैं इसको हम, क्योंकि यही जीडीपी है जो कि डिफरेंट, जैसे कि मॉस्पी है हमारा जो रिलीज़ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन जो रिलीज़ करता है, तो ऑफिशियली रिपोर्टेड जो जीडीपी होता है ना उसको हम कहते हैं हेडलाइन जीडीपी। तो हेडलाइन क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि मीडिया में इसको काफ़ी सुर्खियों में रहता है, हेडलाइंस में रहता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ देखो कहता है ऑफिशियली रिपोर्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट, रिपोर्टेड भारत में कौन करता है? एनएसओ। एनएसओ क्या है? एक संस्था है, मॉस्पी के अंदर आती है, ठीक है। तो इसको हेडलाइन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि मीडिया में सुर्खियों में रहता है, इसलिए इसको हम हेडलाइन जीडीपी कहते हैं। कहीं भी से जैसे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन है, हेडलाइन जीडीपी, जहाँ पे हेडलाइन लगा रहेगा ना इसका मतलब बस इतना ही है कि मीडिया में वो काफ़ी टॉप पे रहता है, इसलिए, ठीक है। देखो एक देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, कहता है हाँ कोर जीडीपी। तो हेडलाइन जीडीपी की जब बात करेंगे वो कहता है ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ग्रोथ, जितने भी कंपोनेंट्स हैं ग्रोथ के सबको कैप्चर करता है, सब पे ध्यान देता है। बट अगर हम बात करते हैं कोर जीडीपी की, उसमें क्या होता है? उसमें ऐसे कंपोनेंट्स जो कि चेंजिंग नेचर के होते हैं, जो कि कह सकते हैं वोलेटाइल हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, इन्वेंटरीज मतलब जो स्टॉक रखे हैं हमारे पास। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक टेम्प्रेरी चीज़ है, ऐसा तो नहीं कि वो हमेशा करेगा। तो इन चीज़ों को हम हटा देते हैं, हम एक्चुअल देखते हैं ग्रोथ क्या हुआ है, ठीक है। एक्चुअल ग्रोथ क्या हुआ है, एक्चुअली क्या हमने प्रोड्यूस करा है, ओके। तो हेडलाइन जीडीपी क्या है? जो कि रिपोर्ट की जाती है किसके द्वारा? एनएसओ अंडर मॉस्पी, ओके, इंडिया के टर्म्स में। इसको हेडलाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि मीडिया में सुर्खियों में रहता है, इसलिए। कोर जीडीपी क्या है? इसमें जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, जो अस्थिर कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, हमारे स्टॉक्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, उसको हम हटा देते हैं। हम उसमें क्या देखते हैं? बेसिकली हमने एक्चुअली कितना प्रोड्यूस किया है, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं डिस्कशन। देखो अब देखेंगे डिस्कशन को हम। डिस्कशन क्या है? कहता है कि शार्प डिक्लाइन इन नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे नेट बात करी जा रही है, अगेन हम कह रहे हैं नेट, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे नेट का मतलब क्या है? जो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं और जो नया लगा रहे हैं, उसके बीच का जो बैलेंस है वो क्या है? हमारे लिए अच्छा नहीं है। मतलब जो पैसा यहाँ भारत से वापस निकाला जा रहा है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो भारत में इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? पहला कारण क्या कहता है? रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बाय फॉरेन फर्म्स। इसका मतलब है कि उन्होंने कहीं ना कहीं पैसा लगा रखा होगा किसी शेयर में, किसी मार्केट में, कहीं पे, उसको वो निकाल रहे हैं, उसको उस शेयर को बेच रहे हैं वो, सिंपली अगर सिंपल टर्म्स में देखा जाए, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उनको ऐसा लग रहा है। यहाँ देखो सेकंड क्या कहता है? डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब अपना जैसे कि उन्होंने कहीं किसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है, उसको भी सेल कर रहे हैं। तो इन दोनों का ओवरऑल देखो कारण क्या है, यहाँ देखते हैं। देखो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे क्या है? जब कोई इन्वेस्टर किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करता है, उसका पर्पस क्या होता है? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। इन्वेस्ट क्यों करता है? वो पहले के डेटा को देखता है, क्या यहाँ पे चीज़ें सही हैं, और वो ये भी देखता है कि फ्यूचर में जो पॉलिसीज़ उस कंट्री की हैं, जो उसके ग्लोबल रिश्ते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, वो कैसे उसको इफेक्ट कर सकते हैं। तो मोटा मोटा एक अनुमान लगाता है वो कि ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। तो
दो कारण है। पहला कारण कहता है ट्रेड डेफिसिट। भारत में क्या है, हम जानते हैं कि हम जितना इंपोर्ट करते हैं ओवरऑल देखा जाए उससे कम एक्सपोर्ट करते हैं, डेफिसिट है हमारा, ठीक है। तो दूसरा कारण क्या है, यूएस का टैरिफ बहुत बड़ा कारण है। उससे क्या हो रहा है, देखो यूएस जो टैरिफ लगा रहा है, हमने देखा था कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा। टैरिफ का मतलब क्या है, हमारा सामान जब यूएस में जाएगा तो महंगा बिकेगा पहले के कंपैरिजन में। तो हम जानते हैं यूएस पे हम अच्छा खासा डिपेंड करते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो उससे यहाँ देखो क्या होगा कि अगर हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो गया तो घटेगा धीरे धीरे ना, लोग क्यों खरीदेंगे महंगा सामान, ठीक है। उससे क्या होगा कि हम जो फॉरेन करेंसी कमाते थे एक्सपोर्ट्स के थ्रू वो धीरे धीरे कम आएगी हमारे पास। स्पेशली अगर यूएस डॉलर की बात करी जाए तो पहले के कंपैरिजन में डॉलर हमारे पास कम आएगा, हमारी सप्लाई डॉलर की घटेगी धीरे धीरे। जिससे क्या होगा, कहता है डिक्रीज सप्लाई ऑफ डॉलर, जिससे कि रुपया हमारा गिर जाएगा, वीक हो जाएगा। रुपया गिरेगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका जो अर्निंग है डॉलर में वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो उनको ऐसा लग रहा है, पहला चीज़ क्या लग रहा है उनको कि यूएस ने टैरिफ लगा रखा है तो इससे ऐसा ऐसा होगा कि एक्सपोर्ट्स भारत का महंगा हो जाएगा, जिससे कि फॉरेन करेंसी कम आएगी उसके पास, तो खुद की जो करेंसी भारत की है वो वीक हो जाएगी। इसलिए वो क्या सोच रहे हैं, जो उन्होंने ऑलरेडी पैसा लगा रखा है उसको वो वापस निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर कहता है देखो ट्रेड डेफिसिट, एक सेकेंड, देखो नेक्स्ट फैक्टर कहता है ट्रेड डेफिसिट। पहला क्या था, यूएस ने टैरिफ लगा रखा है भारत पे, जिससे कि संभावना है करेंसी को हमारे डोमेस्टिक करेंसी को डेप्रिशिएट करने की, जो कि अच्छा फैक्टर नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। समझ में आ गया। अब देखेंगे हम कि जो भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है, जो व्यापार घाटा है, वो कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो देखो दो कारण है इसका। फर्स्ट कहता है कि अगर ट्रेड में घाटा, इसका मतलब क्या है, हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इम्पोर्ट ज़्यादा का मतलब क्या है, हम फॉरेन करेंसी ज़्यादा दे रहे हैं, ओके। हम जैसे कि कहीं से सामान मंगवाते हैं हम इम्पोर्ट किए, उसको बिल पेमेंट तो करेंगे ना, किस में करेंगे, जनरली डॉलर्स में किया जाता है, फॉरेन करेंसी में। तो हम जितना करेंसी बाहर दे रहे हैं उससे कम हमारे पास आ रहा है, ये तो ऑलरेडी सिचुएशन है। एडिशनली क्या हो रहा है, क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगा रखा है, उससे कि हमारी जो फॉरेन करेंसी की सप्लाई है वो और धीरे धीरे कम हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, देखो जो हमारा रुपया है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, वीक हो जाएगा, जिससे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं अगर पैसा वो लगाते हैं भारत में तो उनको ऐसा लगता है क्या होगा कि उनका जो अर्निंग है वो उतना नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे घट जाएगा। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो ऑलरेडी पैसा लगा रखा है भारत में, कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है शेयर्स में, मार्केट्स में, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको वो सेल कर रहे हैं, वहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। एडिशनली पैसा वो लगा भी नहीं रहे हैं, ओके। क्यों, हमने क्या देखा यहाँ पे, उनका ऐसा अनुमान है यूएस टैरिफ्स के कारण पे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसके कारण पे क्या अल्टीमेटली होगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ रही है बट सप्लाई धीरे धीरे घटेगी, जिससे अल्टीमेटली रुपया क्या होगा, वीक होगा, और फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो अर्निंग है वो कम हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे कहता है कि टैरिफ बाय यूएस, उससे डिप्रिसिएशन होगा करेंसी का, लेस अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है। चलो एक देखिए टॉपिक छोटा सा रह गया है अभी, देखो हाँ, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स क्या होता है। अगर हम सर्विसेज की जब बात करेंगे, जब सर्विसेज को हम ट्रेड करते हैं, मतलब कितने लोग भारत से विदेश में काम करने गए, कितने लोग भारत में विदेश से काम करने आए, उसका जो बैलेंस है उसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। तो देखिए लेक्चर तो ख़त्म यहाँ पे होता है। इसमें आपको क्या करना है, दो चीज़ें। फर्स्ट क्या करना है कि रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, आपको उसको जानकारी होनी चाहिए। सेकंड जो नीलगिरीज़ है, आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इस साल पूछ सकता है, बार बार देखिए न्यूज़ में रहता है, कभी बर्ड्स के लिए, कभी किसी ट्राइब के लिए, कभी माउंटेन के लिए, आप इसको देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।